क्या आप कभी अपने माइंड को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन महसूस करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया से ज्यादा लड़ाई आपके अंदर चल रही है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की ताकत से जिंदगी बदलने वाले अनुभवों को कहानियों के जरिए महसूस करते हैं। आज हम लेकर आए हैं द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट बाय स्वामी मुकुंदनंदा पर आधारित एक ऐसी यात्रा जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। यह कहानी है आरव की, एक यंग प्रोफेशनल की जो अपने अंदर की जंग को जीतकर एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर बढ़ता है। हर चैप्टर इस बुक का एक नया लेसन लाता है और हर मोड़ आरव को अपने हायर पर्पस के करीब ले जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए डाइव करते हैं इस आत्मिक और प्रेरणादायक यात्रा में। चैप्टर 1, माइंड द इनर बैटलफील्ड। तू खुद की तलाश में निकल। तू किस लिए हताश है? ये शब्द थे आरव के दादी मां के, जो बचपन में अक्सर कहती थी। अब जब आरव 26 साल का हो चुका था, उनकी वो बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। आरव एक रिप्यूटेड MNC में काम करता था। बाहर से सब कुछ सॉर्टेड लग रहा था। अच्छा पैकेज, ब्रांडेड क्लोथ्स, वीकेंड पार्टीज और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। बट अंदर ही अंदर वो किसी अजीब सी जंग लड़ रहा था अपने ही माइंड से। हर सुबह उसका माइंड कहता, Why should I get up? Sam, boring life. लंच टाइम पर सोचता, यार मेरे दोस्त मुझसे कहीं आगे हैं। I'm such a loser. रात में बेड पर लेटकर, Is this all I've has to offer? स्वामी मुकुंदनंदा जी की किताब द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट के पहले ही चैप्टर में लिखा है, द माइंड इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ऑल्सो आवर वर्स्ट एनिमी. इफ कंट्रोल्ड, इट कैन एलिवेट अस टू द हाईएस्ट. इफ लेफ्ट अनचेक्ड, इट कैन ड्रैग अस डाउन इनटू मिजरी. ये लाइन आरव पर पूरी तरह से फिट बैठती थी। उसका माइंड ही उसे हर दिन डाउट, फियर और कंफ्यूजन की तरफ खींच रहा था। एक दिन उसका मूड पूरी तरह ऑफ था। बॉस ने प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी, दोस्त ने प्लान कैंसिल कर दिया और वो मेट्रो में अकेले बैठा अपनी लाइफ को कर्ज कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी, डिस्कवर द पावर ऑफ माइंड मैनेजमेंट फ्री सेमिनार बाय स्वामी मुकुंदनंदा। कुछ तो था उस पोस्टर में जिसने उसकी थकान को एक स्पार्क में बदल दिया। लेट्स गिव इट अ ट्राई, उसने सोचा। सेमिनार में स्वामी जी ने बहुत सिंपल और रिलेटेबल वर्ड्स में समझाया, द माइंड इज लाइक अ वाइल्ड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर. यू मस्ट लर्न टू टेम इट. आरव को पहली बार समझ में आया कि उसकी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि उसका अनकंट्रोल्ड माइंड है. अब उसने डिसाइड किया, आई विल नॉट लाइव ऑन ऑटो पायलट एनीमोर. I will learn to manage my mind. Chapter 2, The 4 Inner Instruments. आरव की जिंदगी में सेमिनार के बाद एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। अब वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता। स्वामी मुकुंदनंदा जी की किताब दी साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट उसकी रोज की कंपेनियन बन गई थी। उसने किताब के अगले चैप्टर में पढ़ा कि इंसान का मन अकेला नहीं चलता। उसके साथ काम करते हैं 4 इनर इंस्ट्रूमेंट्स, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, चित्त, सबकॉन्शियस और अहंकार, ईगो। यही 4 मिलकर हमारे डिसीजंस, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। आरव अब हर दिन खुद को ऑब्जर्व करता। सुबह उठते ही माइंड कहता, आज चिल करते हैं, लेट हो जाएगा तो क्या। लेकिन फिर बुद्धि विस्पर करती, तू लेट हुआ तो मैनेजर फिर से नोटिस करेगा, बेटर गेट अप नाउ. आखिरकार वो उठ जाता. किताब में एक पावरफुल लाइन थी जिसने उसके अंदर की गूंज को साफ कर दिया. द इंटेलेक्ट इज मेंट टू गाइड द माइंड, बट मोस्ट पीपल लेट द माइंड ओवरराइड द इंटेलेक्ट. आरव ने रियलाइज किया कि अब तक वो माइंड की इंपल्सिव बातों को ही सही मानता आया था. कभी इमोशंस के पीछे भागा, कभी ईगो के अंडर डिसीजंस लिए, लेकिन बुद्धि जो लॉजिकली सोचती है उसे हमेशा इग्नोर किया. एक दिन की बात है, आरव के कॉलेज फ्रेंड ने एक बड़ी कार खरीदी और सोशल मीडिया पर उसकी खूब शो ऑफ वाली पिक्स डाली. आरव का ईगो हर्ट हो गया.
Why is everyone doing better than me? माइंड चिल्ला उठा, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, इज दिस जेलसी कमिंग फ्रॉम माई ईगो और इज इट अ रियल नीड? बुद्धि ने कामली जवाब दिया, योर जर्नी इज डिफरेंट, फोकस ऑन योर ग्रोथ। उसने वो ऐप खोलकर बंद कर दिया और अपनी किताब में डूब गया। स्वामी जी ने किताब में समझाया था कि when the intellect is weak, the mind becomes our master. But when the intellect is strong, we become the masters of our mind. आरव को अब समझ आ रहा था, अगर उसे लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो उसे अपने अंदर की इस चौकड़ी को पहचानना होगा और उन्हें बैलेंस में रखना होगा। अब जब भी उसके मन में कोई थॉट आता, वो पॉज करता, एनालाइज करता, ये इंपल्स है या इंटेलिजेंस? यही पॉज और ऑब्जर्वेशन अब उसकी स्ट्रेंथ बनने लगे थे। चैप्टर 3, द पावर ऑफ द इंटेलेक्ट। आरव की जिंदगी अब धीरे धीरे एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ रही थी। हर दिन वो अपने थॉट्स को लेकर थोड़ा ज्यादा अवेयर होता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट का 3रा अध्याय पढ़ा, द पावर ऑफ द इंटेलेक्ट। उस दिन शाम को ऑफिस में एक बहुत टेम्पटिंग सिचुएशन हुई। टीम लंच के दौरान कुछ लोग अपने सीनियर की एब्सेंस में उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक कोलीग ने आरव से कहा, यार तू भी बोल ना, डोंट एक्ट सो इनोसेंट। आरव का मन तो तुरंत रिएक्ट करने को तैयार था, चलो मजा आएगा, थोड़ा गॉसिप सही। लेकिन उसी समय उसकी बुद्धि ने कहा, वॉट यू से नाउ डिफाइंस योर इंटेग्रिटी, डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर मोमेंट्री फन। उसने बस हल्का सा मुस्कुराया और चुप रहा। स्वामी मुकुंदनंदा जी इस चैप्टर में लिखते हैं, द इंटेलेक्ट मस्ट बी अवेकेंड एंड एम्पावर्ड थ्रू नॉलेज, रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। इट अलोन कैन रिस्ट्रेन द रेस्टलेस माइंड। आरव को यह बात डीपली स्ट्राइक कर गई। उसे याद आया किस तरह पहले वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देता था। किसी का बिहेवियर अच्छा ना लगे तो दिन भर माइंड डिस्टर्ब रहता था, लेकिन अब वो हर थॉट के पीछे की इंटेंशन को देखने लगा था। संडे को वो अपने पुराने जर्नल को पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, मैं किसी लायक नहीं हूं। वो एक पल के लिए चौंक गया, क्या ये सब मैंने लिखा था? अब वो सोचता, was that my mind speaking or my weakened intellect listening to it blindly? उसने किताब में एक और लाइन अंडरलाइन की थी, without a strong intellect we become slaves to our impulses and desires. आरव ने डिसाइड किया कि अब से वो अपने थॉट्स और डिसीजंस को माइंड की इंपल्सिवनेस से नहीं, इंटेलेक्ट की क्लैरिटी से गाइड करेगा। उसने हर दिन रात को 10 मिनट खुद से सवाल करना शुरू किया, आज मेरे कौन से डिसीजंस इमोशन से इन्फ्लुएंस थे? क्या मेरी बुद्धि ने मुझे कोई बेटर ऑप्शन दिखाया जिसे मैंने इग्नोर किया? धीरे धीरे ये रिफ्लेक्शन उसकी हैबिट बनने लगी। अब उसे लगने लगा था कि असली पावर आउटसाइड अचीवमेंट्स में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सिस्टम को मास्टर करने में है। चैप्टर 4, मैनेजिंग डिजायर्स इमोशंस। आरव अब अपने मन और बुद्धि के बीच की लड़ाई को थोड़ा थोड़ा समझने लगा था। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसे अपनी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स और इंटेंस इमोशन से जूझना पड़ा। वो दिन सोमवार का था, बहुत हेक्टिक डे रहा। रात को घर लौटा तो पूरा माइंड क्रेविंग कर रहा था, कुछ स्पाइसी खाने का, कुछ अच्छा देखने का और फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का। लेट्स ऑर्डर पिज्जा, बिंज सीरीज एंड जस्ट चिल, उसका माइंड चिल्ला रहा था। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, क्या ये सब सेटिस्फैक्शन देगा या बस मोमेंट्री एस्केप है? द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट की इस चैप्टर में स्वामी मुकुंदनंदा जी कहते हैं, द माइंड इज नेचुरली ड्रॉइंग टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, बट ट्रू फुलफिलमेंट कम्स नॉट फ्रॉम इंडल्जिंग देम बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरिंग देम। आरव ने पॉज किया और खुद से पूछा, क्या मैं अपनी इच्छा के कंट्रोल में हूं या इच्छा मेरे कंट्रोल में है? उसने पिज्जा कैंसिल किया, एक हल्का सा मील खाया और किताब पढ़ने बैठ गया। कुछ देर बाद उसे वो शांति महसूस हुई जो उसने बहुत समय से नहीं की थी। अगले दिन एक और टेस्ट उसका इंतजार कर रही थी। मीटिंग में जब उसका आइडिया रिजेक्ट हुआ तो माइंड ने फौरन रिएक्ट किया, व्हाट द हेल, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। गुस्सा अंदर ही अंदर बॉयल हो रहा था। लेकिन उसने गहरी सांस ली, वाटर बॉटल उठाई और रूम से 5 मिनट के लिए बाहर चला गया। उसने खुद से कहा, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। ये सिर्फ ईगो हर्ट है, फेलियर नहीं। स्वामी जी लिखते हैं, वी मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आवर डिजायर्स एंड नीड्स। अनकंट्रोल्ड डिजायर्स बिकम शैकल्स,
कंट्रोल डिजायर्स बिकम टूल्स। आरव को समझ में आने लगा कि इमोशंस और डिजायर्स को दबाना नहीं है, उन्हें समझकर सही दिशा देनी है। अब जब भी वो एंग्री, एंग्शियस या ओवरली एक्साइटेड होता, वो कुछ देर चुप बैठकर उस इमोशन को ऑब्जर्व करता। वाई एम आई फीलिंग दिस? व्हाट इज इट टीचिंग मी? धीरे धीरे उसका माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह नहीं दौड़ रहा था, बल्कि एक ट्रेन्ड कंपेनियन बनता जा रहा था। अब उसकी दिनचर्या में एक नई प्रैक्टिस जुड़ गई थी, इमोशंस को जर्नल करना और डिजायर्स को डिले करके मैनेज करना। चैप्टर 5, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थिंकिंग। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव को खुद में सटल बट डीप चेंजेस दिखने लगे थे। जहां पहले वो छोटी बातों पर ओवरथिंक करता था, अब वहां वो पॉज करके सोचता, व्हाट्स द प्रोडक्टिव वे टू डील विद दिस? लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पॉजिटिविटी को फिर से हिला दिया। वो ऑफिस में बैठा था जब उसकी एचआर ने बताया कि प्रमोशन फिलहाल टल गया है, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर। वो बोली। आरव का माइंड तुरंत नेगेटिव सोचने लगा। ऑफ कोर्स, मुझे ही पीछे रखा गया। आई एम नॉट गुड इनफ। शायद मुझ में ही कमी है। द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट में स्वामी मुकुंदनंदा जी लिखते हैं, द माइंड इज लाइक अ फर्टाइल फील्ड। इफ यू डू नॉट प्लांट पॉजिटिव थॉट्स, वीड्स ऑफ नेगेटिविटी विल ग्रो ऑन देयर ओन। आरव को यह लाइन तुरंत याद आ गई। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, व्हाट कैन आई कंट्रोल इन दिस सिचुएशन? फिर जवाब आया, आई कैन इंप्रूव माई स्किल्स, लर्न टू कम्युनिकेट बेटर एंड बी मोर विजिबल टू द टीम। यह जवाब उसका मूड शिफ्ट कर चुका था। आरव अब जान चुका था, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, पर उन्हें ड्वेल करना या ट्रांसफॉर्म करना ये उसके हाथ में है। एक और लाइन थी जिसने उसके थॉट पैटर्न को चैलेंज किया, अ पॉजिटिव माइंड इज नॉट वन दैट इग्नोर्स रियलिटी बट वन दैट इंटरप्रेट्स रियलिटी इन एन एम्पावरिंग वे। अब जब भी वो किसी रिजेक्शन, फेलियर या कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता, वो खुद से 3 सवाल पूछता, क्या ये थॉट मुझे एम्पावर कर रहा है या ड्रेन कर रहा है? क्या मैं इस सिचुएशन को और कंस्ट्रक्टिव तरीके से देख सकता हूं? अगर कोई फ्रेंड इस स्थिति में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता? इन सवालों ने उसकी सोच को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। अब उसका एटीट्यूड सिंपल था, फेल हुआ, सीखने का मौका मिला, क्रिटिसिज्म मिला, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला, डिले हुआ, पेशेंस बिल्ड करने का मौका मिला। एक दिन शाम को वो बालकनी में बैठा सनसेट देख रहा था और उसने सोचा, अर्लियर आई वाज जस्ट रिएक्टिंग टू लाइफ, अब मैं कॉन्शियसली लाइव कर रहा हूं। उसकी स्माइल पहले से हल्की जरूर थी, पर बहुत गहरी थी। चैप्टर 6, बिल्डिंग इनर स्ट्रेंथ। आरव अब बाहर की सिचुएशन से कम और खुद के अंदर की रिएक्शन से ज्यादा डील कर रहा था। पर उसे एक बात समझ आ गई थी, सिर्फ नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, उसके लिए चाहिए इनर स्ट्रेंथ। एक सुबह जब वो जॉगिंग कर रहा था, अचानक उसका एंकल मुड़ गया। दर्द तो था ही, पर असली परेशानी यह थी कि अगले हफ्ते उसे एक मेजर प्रोजेक्ट हैंडल करना था। अब माइंड ने फिर से पुराने तरीके से सोचना शुरू किया, वाई मी? अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इट्स ऑलवेज लाइक दिस विद मी। लेकिन उसने खुद को रोका, लेट्स सी हाउ आई कैन ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू दिस। स्वामी मुकुंदनंदा जी इस चैप्टर में लिखते हैं, इनर स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग इमोशंस, इट इज अबाउट स्टेइंग स्टेडी इन द फेस ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस। आरव ने अपना लैपटॉप उठाया और पेन के बावजूद प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने रियलाइज किया कि जब आउटर सर्कमस्टेंसेस टूट जाएं, तब असली टेस्ट होता है। उसने कुछ छोटी छोटी डेली डिसिप्लिन सेट की। मॉर्निंग में 5 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर नेगेटिव थॉट का रिप्लेसमेंट थॉट, डेली एक इंस्पायरिंग पैराग्राफ पढ़ना। धीरे धीरे उसका माइंड शांत रहने लगा, इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। एक और पावरफुल कोट उसने अंडरलाइन की थी, द मोर वी एंकर आवरसेल्व्स इन हायर वैल्यूज, द लेस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस कैन शेक अस। अब जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता, कोई टारगेट मिस होता या कोई इंसान उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता, वो अपनी ग्राउंडिंग को याद करता। एक दिन उसके कोलीग ने एक मीटिंग में उसके आइडिया को पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। पहले की तरह वो रिएक्ट नहीं हुआ। उसने कामली कहा, दैट्स अ फेयर पॉइंट, मे बी वी कैन एक्सप्लोर बोथ ऑप्शंस एंड डिसाइड व्हाट फिट्स बेस्ट। मीटिंग के बाद एक जूनियर ने आकर कहा, भैया हाउ डू यू स्टे सो काम? मैं तो एक्सप्लोर हो जाता। आरव ने सिर्फ इतना कहा, इट्स नॉट अबाउट कंट्रोलिंग दी सिचुएशन, इट्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर कोर। उसके लिए अब स्ट्रेंथ का मतलब जिम जाना या लाउड पर्सनैलिटी नहीं था।
स्ट्रेंथ का मतलब था अपने इमोशंस को पहचानना, हैंडल करना और स्टेबिलिटी बनाए रखना, नो मैटर वॉट। चैप्टर 7, मास्टरिंग द माइंड थ्रू साधना। आरव अब समझ चुका था कि माइंड को टेम्पररी मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस से मास्टर किया जा सकता है। और यही उसने सीखा दी साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट के 7वें चैप्टर में, मास्टरिंग दी माइंड थ्रू साधना। उसके दिन की शुरुआत अब रैंडम नहीं थी। सुबह उठते ही वो मोबाइल नहीं देखता था। इंस्टेड उसने एक सिंपल रिचुअल अडॉप्ट किया था। एक गहरी सांस, ग्रैटिट्यूड के 3 पॉइंट्स और 10 मिनट की सिंपल साइलेंस में बैठना। स्वामी मुकुंदनंदा जी इस चैप्टर में कहते हैं, साधना इज द रेगुलर डिसिप्लिन प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल टूल्स टू क्लेंस एंड अपलिफ्ट द माइंड। आरव के लिए अब साधना सिर्फ पूजा या मेडिटेशन नहीं था, यह सेल्फ मास्टरी का पाथ था। शुरुआत में उसका मन बार बार भटकता था। थॉट्स आते, व्हाट्स द पॉइंट, इज दिस इवन वर्किंग। लेकिन हर दिन जब वो बैठता तो माइंड थोड़ा शांत होता, थोड़ा सरेंडर करता। एक और डीप लाइन उसे बहुत रील लगी, कंसिस्टेंसी इन साधना builds a fortress of inner stability that external chaos cannot breach। अब जब कोई प्रॉब्लम आती, वो पहले पैनिक करता था, पर अब पॉज करता था। एक बार उसकी छोटी बहन ने उसे कॉल किया, इमोशनली डिस्टर्ब थी। पहले के आरव ने शायद उसे लॉजिकल एडवाइस दे दी होती, लेकिन अब वो पहले खुद काम हुआ, फिर एम्पैथिकली सुना। उसने रियलाइज किया, माइंड के शांत होने से ओनली हिज लाइफ ही नहीं, दूसरों की लाइफ भी पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रही है। उसने अपनी जर्नल में लिखा, रियल पावर इज नॉट इन कंट्रोलिंग अदर्स बट इन मैनेजिंग योरसेल्फ सो डीपली दैट नथिंग कंट्रोल्स यू। धीरे धीरे आरव का जीवन सधने लगा था, क्योटिक से काम, रेस्टलेस से स्टेडी। अब उसके फ्रेंड्स कहते थे, तू सैम हाइता है बट देयर समथिंग डिफरेंट, पीसफुल हो गया है तू। और आरव बस मुस्कुराता था। उसे पता था यह डिफरेंस बाहर से नहीं, अंदर से आया है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ डिवोशन। आरव की इनर जर्नी अब उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां उसने हर चीज में लॉजिक ढूंढना छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ समझने की नहीं, फील करने की कोशिश करने लगा था। और इस ट्रांजिशन को उसने डीपली महसूस किया जब उसने पढ़ा द पावर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 8 ऑफ द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट। एक सुबह मेडिटेशन करते हुए अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, न तो वो दुखी था, न ही दुखद यादें थी, बस एक इंटेंस फीलिंग थी, कनेक्शन की। स्वामी मुकुंदनंदा जी इस चैप्टर में कहते हैं, डिवोशन इज द हाईएस्ट प्यूरिफायर ऑफ द माइंड। इट सॉफ्टन्स द हार्ट एंड ट्रांसफॉर्म्स नॉलेज इनटू रियलाइजेशन। आरव ने सोचा, अब तक वो डिसिप्लिन से खुद को मैनेज कर रहा था, लेकिन भक्ति ने उसके दिल को टच किया। अब वो भगवान से कोई डील नहीं करता था, प्लीज ये कर दो, वो दे दो। अब उसका डिवोशन बिना किसी कंडीशन के था। एक दिन मंदिर में वो बैठा था और कुछ लोग जल्दी जल्दी प्रार्थना कर रहे थे, प्रमोशन मिल जाए, हेल्थ ठीक हो जाए। पर आरव ने आंखें बंद की और बस कहा, थैंक यू कि मुझे खुद को जानने का मौका मिला। स्वामी जी ने एक और लाइन में लिखा है, ट्रू डिवोशन मीन्स सरेंडरिंग द ईगो एंड रिकॉग्नाइजिंग अ हायर विल बियॉन्ड आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। उसने ऑब्जर्व किया कि जब से उसमें भक्ति आई है, उसका ईगो भी डिसोल्व होने लगा है। अब उसे हर चीज में कॉम्पीट करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक बार ऑफिस में जूनियर ने उसका आइडिया इंप्रूव कर दिया और क्रेडिट भी ले लिया। पहले के आरव को बहुत हर्ट होता, बट नाउ ही स्माइल्ड एंड थॉट, इट्स ओके, बिगर पिक्चर मैटर्स। भक्ति ने उसे सिखाया, आउटकम नहीं, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। अब जब वो सुभाष पार्क में चलता तो पेड़, पक्षी, हवा, सब कुछ उसे डिवाइन लगता। वो सोचता, अर्लियर आई वॉन्टेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद द वन हु क्रिएटेड इट। चैप्टर 9, द इन्फ्लुएंस ऑफ एसोसिएशन। आरव की लाइफ अब एक शांत नदी की तरह बह रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसका मन स्थिर हो रहा था, उसे एक और चीज का एहसास हुआ, उसकी संगत यानी एसोसिएशन का असर। उसने नोटिस किया कि जब वो कुछ पुराने दोस्तों के साथ समय बिताता है तो उनके टॉपिक्स, कंप्लेंट्स, गॉसिप, नेगेटिविटी उसके माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक बार कॉलेज फ्रेंड्स के साथ वीकेंड गैदरिंग में सब बैठे थे, बातें चल रही थी,
कितना अनफेयर है सिस्टम, लोग कितने फेक हैं, दुनिया बकवास है। शुरू में आरव भी मुस्कुराकर सुनता रहा, फिर वो चुप हो गया। स्वामी मुकुंदनंदा जी इस चैप्टर में लिखते हैं, द पीपल वी एसोसिएट विद आर लाइक द एनवायरनमेंट इन विच द माइंड रिसाइड्स। अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट विल पॉइजन द माइंड, अ डिवाइन एनवायरनमेंट विल अपलिफ्ट इट। गैदरिंग के बाद आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं अपने माइंड को रोज ऐसी सोच में डालना चाहता हूं जो मुझे नीचे खींचे? उसने डिसीजन लिया, अब से वो अपनी संगत में इंटेंशन लाएगा, ना कि सिर्फ हैबिट। अब वो उन लोगों से मिलने लगा जो ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करते थे, कुछ स्पिरिचुअल सीकर्स, कुछ डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल्स और कुछ साइलेंट गिवर्स। एक और इंपैक्टफुल कोट से उसे क्लैरिटी मिली, एलिवेटेड एसोसिएशन ट्रांसफॉर्म्स अस ऑफर मोर इफेक्टिवली देन आवर इंडिविजुअल एफर्ट। उसने एक सटल पर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज नोटिस किया। जहां पहले उसका एनर्जी ड्रेन होता था, अब वो अपलिफ्ट महसूस करता था। जहां पहले छोटी बातों में इरिटेशन होती थी, अब वहां पेशेंस था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछा, तू थोड़ा डिस्टेंस बना रहा है इन दिनों, सब ठीक है? आरव ने जेंटली जवाब दिया, सब ठीक है, बस अब मैं थोड़ा चूज कर रहा हूं कि किस थॉट और किस वाइब को अपने पास आने दूं। अब उसके वीकेंड कॉफी सेशंस सिर्फ मजे या कंप्लेंट्स नहीं होते, बल्कि सोलफुल कॉन्वर्सेशंस होते। उसने अपनी जर्नल में लिखा, जो लोग मेरे माइंड को एलिवेट करते हैं मैं उन्हें ट्रेजर करता हूं, और जो उसे ड्रेन करते हैं उन्हें ब्लेस करके छोड़ देता हूं। चैप्टर 10, लिविंग विद हायर पर्पस। आरव की जर्नी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वो सक्सेस या फेलियर से ज्यादा मीनिंग और कंट्रीब्यूशन को महत्व देने लगा था। अब वो हर दिन उठकर खुद से एक ही सवाल पूछता, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग? ऑफिस में एक दिन उसका बॉस बोला, क्लाइंट इंप्रेस हुआ, अच्छा काम किया, लेकिन इस बार आरव को वो कॉम्प्लीमेंट उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। उसे समझ आ गया था, सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना उसका अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता। स्वामी मुकुंदनंदा जी लिखते हैं, When we live with a higher purpose, life becomes meaningful, fulfilling and peaceful. आरव ने सोचना शुरू किया। उसकी स्ट्रेंथ क्या है? राइटिंग, क्लैरिटी एंड नाउ कामनेस। उसने वीकेंड्स पर बच्चों को फ्री में बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाना शुरू किया, फोकस, ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड और सिंपल इंग्लिश कम्युनिकेशन। शुरुआत में 3 बच्चे आए, फिर 7, फिर 20। उसका मन अब रेस्टलेस नहीं था, बल्कि रूटेड था। स्वामी जी की एक और लाइन आरव को बहुत गहराई से छू गई, आवर पर्पस मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, इट मस्ट बी रूटेड इन सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आरव के लिए पर्पस कोई बिग मिशन नहीं था, बल्कि वो हर दिन की छोटी छोटी चॉइसेस में दिखता था। किसी को जेन्युइनली सुनना, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, खुद को हर दिन थोड़ा और बेटर बनाना। एक शाम वो उस पार्क में बैठा था जहां वो मेडिटेशन करता था। सूरज डूब रहा था, पर उसके मन में एक नई रोशनी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो मैं 6 महीने पहले था। अब मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं जी रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा कि मुझे क्या मिलेगा, अब मैं पूछता हूं मैं क्या दे सकता हूं। वहीं पर बैठकर उसने अपने गुरु स्वामी मुकुंदनंदा को साइलेंटली थैंक किया। उनके शब्दों ने उसकी लाइफ की दिशा बदल दी थी। अब आरव का जीवन आउटर नॉइज से नहीं, इनर क्लैरिटी से चलता था। आरव की यह कहानी कोई कल्पना नहीं, ये हम सभी की इनर जर्नी है। हम सबके अंदर वो पोटेंशियल है जो डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और नेगेटिविटी के ऊपर उठकर एक पर्पसफुल और पीसफुल लाइफ जी सकता है। अगर आपको इस कहानी ने कुछ भी महसूस कराया, तो ये है उस बुक की शक्ति जिसका नाम है द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट बाय स्वामी मुकुंदनंदा। इस इनक्रेडिबल किताब से मैंने जो सीखा उसे ही आरव की कहानी में पिरोया है, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। अगर आप भी अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हैं तो इस बुक को जरूर पढ़िए। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए कोर ऑफ बुक्स, और चलिए मिलकर ढूंढते हैं किताबों के कोर में छिपे वो आंसर्स जो शायद हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.